मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण। आज हम आप लोगों से फ्रांस की क्रांति के विषय में बात करेंगे। फ्रांस की क्रांति में किन किन कारणों की भूमिका थी, उन सब विषयों पर बात करेंगे। अंत में उसका परिणाम क्या हुआ, इन सारी विषयों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति में के राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, सैनिकों में किस तरह का असंतोष था जो इस क्रांति का स्वरूप दिया, और इस क्रांति के बाद में क्या परिणाम हुए, इन सारी विषयों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के 70-80 के दशकों में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राज व्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह की भावना पनप रही थी। यह विरोध धीरे धीरे तीव्र होता चला गया और बाद में चलकर ये जो वहाँ के लोगों में जो वहाँ की व्यवस्था थी, वहाँ की राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, उसके प्रति वहाँ के नागरिकों में काफ़ी आक्रोश था और उनकी व्यवस्था से सारे लोग नाखुश थे, जिसके चलते 1789 में राजा लुईस 16वां को एक सभा बुलानी पड़ी और इस सभा का जनरल स्टेट था। यह सभा कई वर्षों से बुलाई नहीं गई थी। इसमें सामंतों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के भी प्रतिनिधि होते थे। ये जो सभा बुलाई जाती थी, इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी शरीक हुआ करते थे। इस सभा में जनता की मांगों पर जोरदार बहस होती थी, वाद विवाद होता था और उस बहस के अनुरूप जो बातें छन के आती थी उसी पर अमल किया जाता था। जो जनरल स्टेट की मीटिंग बहुत दिनों से बंद थी। इसके बाद स्पष्ट हो गया कि लोगों की व्यवस्था की बदलने की बेचैनी थी। इसी बेचैनी का यह परिणाम हुआ कि इस सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों बाद, जब यह सभा किया गया, उसके थोड़े ही दिनों के बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूस बास्टील नामक जेल पहुंच गया और उनके दरवाजे को उन लोगों ने तोड़ डाला। सभी कैदी बाहर निकल गए। सच पूछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे। जितने लोग उसमें बंद थे, उस पर लोग समझते थे कि उन लोगों पर ये अत्याचार किया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद महिलाओं का एक दल राजा के वर्साय स्थित दरबार को घेरने निकल गया। और जब सारी जनता वर्साय की दरबार को घेरने के लिए जब निकला, उसके फलस्वरूप राजा को पेरिस जाना पड़ा। इसी बीच जनरल स्टेट ने कई क्रांतिकारी कदम भी उठाना शुरू किए। मानव के अधिकारों की घोषणा की, मैट्रिक प्रणाली को शुरू किया गया, चर्च के प्रभाव को समाप्त किया गया, सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा की गई, दास प्रथा के अंत की भी घोषणा की गई। जनरल स्टेट के सदस्यों में मतभेद भी थे और इसमें काफ़ी मतभेद भी हुए। कुछ लोग क्रांति के गति को धीमी रखना चाहते थे, कुछ अन्य प्रखर क्रांति के पोषक थे। इन लोगों में आपसी झगड़े भी होने लगे, पर इसका नेतृत्व कट्टर क्रांतिकारियों के हाथ में रहा। बाद में इसके एक नेता मैक्सिमिलियन हुआ, जिसने हजारों मौत के घाट उतार दिया। उसके एक वर्ष के नेतृत्व को आज भी आतंक का राज कहते हैं। इसका परिणाम स्वयं लुईस 16वां और उसकी रानी की हत्या से हुई। बाद में लोगों ने लुईस 16 का और उसकी पत्नी का हत्या कर दिया। राज परिवार की हत्या के पश्चात यूरोप के अन्य राजाओं में क्रोध उत्पन्न हुआ और वे लोग संयुक्त सेना बना बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ने लगे। क्रांतिकारियों ने भी एक सेना बना ली
जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी सम्मिलित हुए। क्रांति के नए नए उत्साह के कारण क्रांतिकारियों की सेना बार बार सफल हुई, क्योंकि क्रांतिकारी लोग जो थे वो सम्मिलित और संगठित थे और बार बार उन लोग के आक्रमण सफल हुआ। उसका उत्साह बढ़ता चला गया। यह सेना फ्रांस के बाहर भी भूमि जीतने लगी। इसी बीच इस सेना का एक सेनापति जिसका नाम नेपोलियन बोनापोर्ट था, उसकी विजयों के कारण बहुत लोकप्रिय हो गया। इधर फ्रांस के अंदर कट्टर क्रांति से लोग ऊब चुके थे, कट्टरपंथिता से लोग काफ़ी ऊब चुके थे और वो लोग इस शासन व्यवस्था को बदलना चाहते थे। उससे लोगों का कोई भला नहीं हो रहा था। इसका लाभ उठाते हुए, अपनी लोकप्रियता को भुनाते हुए नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक कॉन्सुलेट बनाकर शासन चलाने लगा। यह शासन क्रांतिकारी सिद्धांतों पर चलता था। ये जो सिद्धांत नेपोलियन द्वारा बनाया गया वह क्रांतिकारी सिद्धांतों पर चलता था। बाद में चलकर नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि अपने आप को प्रदान की और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र दोबारा लौट आया। जिस चीज से लोग त्रस्त थे, पुनः नेपोलियन द्वारा वही व्यवस्था लागू कर दी गई। फ्रांस की क्रांति अपनी चरम स्थिति में था। सारे लोग इस व्यवस्था से ऊब चुके थे और सभी चाहते थे कि इस व्यवस्था को परिवर्तन कर सबको अधिकार दिया जाए, किसी पर अत्याचार नहीं किया जाए। इन सारी बातों के लिए वहाँ की जनता उग्र हो गई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंतिक शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार तथा प्रजा की भलाई की प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध हुई थी, क्योंकि उस समय इतनी निरंकुशता थी राजतंत्र की। समाज में लोगों का शोषण किया जाता था। प्रजा की भलाई के प्रति शासकों में कोई उत्साह उमंग नहीं था। काफ़ी कोई आदमी आम जनता की भलाई की बात नहीं सोचता था। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग की लोग थे, बल्कि वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक ढांचा में भी विरोधाभास देखा जा सकता था। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण हो चुका था। संपूर्ण देश की धुरी एक राज्य था। समाज का नेतृत्व शने शने बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जितने तरह के वहाँ पर शासन चलता था, उसका सर्वोच्च वहाँ का राजा होता था। राजा की इच्छाएं ही राज्य का कानून था। लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था, किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, किसी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्याय और अत्याचारों से आम जनता परेशान हो गई थी। राजा द्वारा जो जनता पर अत्याचार किया जाता था, उससे जनता काफ़ी दुखी थी और उससे उसके लोगों में प्रतिशोध की भावना धीरे धीरे उत्पन्न हो रही थी। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा रानी और दरबारियों के भोग विलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च होता था। राज के उच्च पदों पर राजा के जो कृपा पात्र थे, जो उसके अपने लोग थे, उन्हीं की नियुक्ति होती थी। स्थानीय स्वशासन का अभाव था। सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था। आम जनता को कोई अधिकार नहीं था। राजा के कृपा पात्र, राजा के जो विश्वसनीय लोग थे, उन्हीं लोगों के हाथों में उच्च पद था। उन्हीं लोगों के द्वारा शासन का चलाया जाता था। फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में बंटकर रह गया था, एक सुविधा प्राप्त वर्ग और दूसरा सुविधाहीन वर्ग। इसलिए जो सुविधा से युक्त थे वो राजा के साथ थे, असुविधा विहीन लोग जो थे वो राजा के विरोध में थे। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव विश्वव्यापी हुआ। ये क्रांति का असर पूरे विश्व में फैला। इसके फलस्वरूप निरंकुश शासन तथा सामंती व्यवस्था का बाद में चलकर अंत हुआ
प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाए गए और धीरे धीरे सारे विषयों पर धीरे धीरे सभी में सुधार किया गया। आर्थिक सुधार किया गया, धर्म पर कोई जो पाबंदियां थी उसको हटाया गया। और इसके जो महत्वपूर्ण कारण थे आप सभी जानते ही हैं कि राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। राज शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वह अपनी इच्छा अनुसार काम करता था, वह अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाता था। राजा जो होता था वो कहता था कि हम ईश्वर के एक रूप हैं, ईश्वर के एक प्रतिनिधि हैं जो आपके ऊपर हम शासन कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार काम करता था, वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने के साथ साथ अपना ही राज्य चलाता था। राजा के कार्यों में आलोचकों को बिना कारण बताए, बिना स्पष्टीकरण पूछे जेल में डाल दिया जाता था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता तबाह हो गई थी, वह निरंकुश से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी। इसके फलस्वरूप ये क्रांति में ये मुख्य कारण था। स्वतंत्रता का अभाव था हर तरह से। फ्रांस के शासन का अति केंद्रीकरण था, शासन के सभी सूत्र राजा के हाथों में थे। किसी तरह का किसी की स्वतंत्रता नहीं थी, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। कई तरह के नियम और कानून बनाए गए थे। न्याय और स्वतंत्रता की इस नए अवहेलना के कारण लोगों में रोष धीरे धीरे क्रांति का रूप ले रहा था। राज दरबारियों में भोग विलास तथा अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति बन गई थी। रानी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में अपार धन खर्च किया करती थी। एक ओर किसान श्रमिकों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, तो दूसरी ओर सामंत, कुलीन और राज परिवार के सदस्य विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। फ्रांस का शासन बेढंगा था, अव्यवस्थित था, काफ़ी उसमें त्रुटि थी। सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होकर राजा के कृपा पात्रों को नियुक्ति की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून थे, एक प्रकार का कानून व्यवस्था पूरे प्रांत में नहीं थी। हर प्रांतों में अलग अलग कानून राजा द्वारा बनाया जाता था। इसलिए कानून की विविधता के चलते स्वच्छ न्याय की आशा करना निरर्थक था, बेकार था। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहा था। इसका अपना अलग संगठन था, अपना न्यायालय था और धन प्राप्ति का स्रोत था। देश की भूमि का 5वां भाग, जितनी भूमि थी उसका 5वां भाग चर्च के पास था। चर्च की वार्षिक आमदनी करीब 3 करोड़ रुपए थी। चर्च स्वयं कर मुक्त था, लेकिन अन्य जनता पर कर लगाया जाता था, लेकिन उसे लोगों पर कर लगाने से विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति से बड़े बड़े पादरी भोग विलास में लिप्त थे। धर्म के कार्यों में उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो एक पूर्णतया सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। कुलीन वर्ग एक था। फ्रांस की कुलीन वर्ग सुविधा युक्त तथा संपन्न वर्ग था। कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे राजकीय कर से मुक्त थे। राज्य, धर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीनों की ही नियुक्ति होती थी। वे किसानों से कर वसूल करते थे। वे वर्साय के राजमहल में जमे रहते थे। राजा की अपने प्रभाव में बनाए रखने की पूरी कोशिश करते थे। आपको बता दें कि इस पर कुलीनों का ही पूर्ण अधिकार था और कुलीनों का उत्पीड़न साधारण लोगों पर होता था, जिसके कारण लोगों में क्रांति करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। किसानों का वर्ग सबसे अधिक शोषित था, काफ़ी पीड़ित था। उसे कर का बोझ उठाना पड़ता था। उसे राज्य को अलग, चर्च और जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे। यह सुधार सिर्फ एक क्रांति के द्वारा ही संभव था और इसीलिए ये क्रांति करना आवश्यक हो गया। मजदूर वर्ग को, कारीगरों को काफ़ी दुख दिया जाता था। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था और मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे। देहात के मजदूर रोजगार के तलाश में पेरिस भाग रहे थे। क्रांति के समय मजदूर वर्ग का एक बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। मध्यम वर्ग के लोग जो थे, जो समाज में असमानता थी
जो भिन्नता थी उसको समाप्त कर देना चाहते थे, क्योंकि तत्कालिक शासन के प्रति सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में ही था। इसलिए क्रांति का संचालन और नेतृत्व इसी वर्ग ने किया। विदेशी युद्ध और राजमहल के अपव्यय के कारण जो युद्ध बराबर होता था, राजमहल में जो विलासतापूर्ण जीवन जिया जा रहा था, उससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। आय से अधिक व्यय हो चुका था। खर्च पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा था। कर की असंतोषजनक व्यवस्था के साथ साथ शासकों की फिजूल खर्ची से फ्रांसीसी हालत और भी खराब हो गई थी। विचारों और दार्शनिकों ने फ्रांस की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और तत्कालीन व्यवस्था के प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना को उभारा। जीन जैक्वेस रिजुनी के विचारों ने मध्यम वर्ग के सबसे अधिक प्रभावित था। मोंटेक्रियो ने समाज और शासन व्यवस्था की प्रशंसा का प्रतिपादन किया। वॉल्टेयर ने सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया। रूसो ने राजतंत्र का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उसका इन लोगों ने विरोध किया और सबको व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता देने की बात कही। उससे जनता की सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इन लेखों ने लोगों की मानसिकता को रूप में क्रांति के लिए तैयार किया। इन लेखकों द्वारा जो बातें कही जाती थी उससे आम जनता में इस क्रांति के प्रति जागरूक किया गया और इसमें आगे बढ़ाया गया। वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था थी, सैनिकों में काफ़ी आक्रोश था। वहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें सेना काफ़ी दुखी थे। फ्रांस की सेना भी तत्कालिक शासन व्यवस्था से इतनी असंतुष्ट थी कि सेना में असंतोष फैलाने का शासन का पतन अवश्य हो गया था, अवश्य होने का लक्षण दिखाई देने लगा था। सैनिकों के समय पर वेतन नहीं मिलता था। उसके खाने पीने तथा रहने की उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। उन्हें युद्ध के समय पुराने शस्त्र दिए जाते थे। आधुनिक शस्त्रों का अभाव था। ऐसी स्थिति में सेना में रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था, जो इन लोगों ने इसका विरोध किया। आगे चलकर निरंकुश शासन का अंत हुआ। प्रजातंत्र शासन प्रणाली की नींव डाली गई। प्रशासन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश शासक का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसका जो परिणाम आया फ्रांसीसी क्रांति के बाद, वो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सारे चीज़ों में फ्रांस में परिवर्तन हुआ और निरंकुश शासन का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। क्रांति के पूर्व फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के शासक निरंकुश थे। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश नहीं था। उन पर किसी तरह का कानून लागू नहीं होता था। उन पर कोई अधिकार जमाने वाला आदमी नहीं था। क्रांति ने राजाओं को विशेषाधिकारों और देवी अधिकार सिद्धांत पर आघात किया। इस क्रांति के फलस्वरूप सामंती प्रथा का अंत हो गया। कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। किसानों को सामंती कर से मुक्त कर दिया गया। सामंतों द्वारा जो किसान से कर वसूला जाता था उसको बंद कर दिया गया। कुलीनों और पादरियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लोगों को भाषण देने का, लेख लिखने का तथा विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया। फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर प्रणाली में काफ़ी सुधार लाया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। अब राजा की संसद के परामर्श से काम करना पड़ता था। जो ऐसी व्यवस्था की गई कि इन सारी लोगों के जो भी ये व्यवस्था थी, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन लोग के जो कार्यपालिका की जो बातें थी उसको राजा को संसद में परामर्श से काम करना पड़ता था। न्याय को सुलभ बनाने के लिए न्यायालय का पुनर्गठन किया गया। सरकार के द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो निरंकुश शासकों द्वारा चलाया जाता था, उसको अलग किया गया
उसकी व्यवस्था अलग से किया गया। एक प्रकार से आर्थिक नियम बने और नाप तौल की नई व्यवस्था चालू की गई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली, उन्हें किसी भी धर्म पालन करने और प्रचार का अधिकार मिला। पादरियों को संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों की विश्वास दिलाया कि राजा एक अनुबंध के अंतर्गत प्रजा के प्रति उत्तरदायी है। यदि राजा अनुबंध को भंग करता है और उस नियम को तोड़ता है तो प्रजा का अधिकार है कि वह राजा को उसके पद से हटा दे, पदच्युत कर दे। यूरोप के अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की गई। यही फ्रांस की क्रांति थी जो काफ़ी परिवर्तन किया। इन सारी बातों के साथ आज मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।